Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is UIDAI Top the Grievance Redressal Index. पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो यूआईडीआई है वो उसने टॉप किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में, जानेंगे हम इसके बारे में। यूआईडीआई टॉप द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। यूआईडीआई ने टॉप किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस रिलीजियस ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स ऑन मंथली बेसिस। कौन रिलीज करता है इसको? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है डीएआरपीजी वो रिलीज करता है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को हर एक मंथली बेसिस पे। यूआईडीआई का स्ट्रेंथ क्या है? यूआईडीआई ग्रीवेंस रिड्रेसल इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ यूआईडीआई हेडक्वार्टर, इट रीजनल ऑफिसेस, टेक्नोलॉजी सेंटर एंड कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर। इट इनेबल यूआईडीआई टू रिजॉल्व अराउंड 92% ऑफ ग्रीवेंस विद इन अ वीक। जो यूआईडीआई का ग्रीवेंस रिड्रेसल इकोसिस्टम है ये कंप्राइज करता है यूआईडीआई के हेडक्वार्टर को, इसके रीजनल ऑफिस को, टेक्नोलॉजी सेंटर को, कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर को, जो इनेबल करता है यूआईडीआई को कि वो रिजॉल्व करे अराउंड 92% ग्रीवेंस को विद इन वीक के। UIDAI is gradually rolling out an open source CRM solution which enable it to support multi-channel like phone call, email, chatbot, web portal, etc. for lodging, tracking and resolving grievances. UIDAI जो है वो ग्रेजुअली रोल आउट कर रहा है एक ओपन सोर्स सीआरएम सॉल्यूशन को, जो इनेबल करता है इसको कि ये सपोर्ट करे मल्टी चैनल को, जैसे कि फोन कॉल हो गया, ईमेल हो गया, चैटबॉट हो गया, वेब पोर्टल हो गया, लॉन्च करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए ग्रीवेंसेस को। इट हैज लॉन्च IVRS सर्विस इन 12 लैंग्वेज, और इन्होंने लॉन्च किया है IVRS सर्विस को 12 लैंग्वेज में। ये यूआईडीआई है क्या? यूआईडीआई वाज फाउंडेड इन 2009 बट बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 2006 अंडर द आधार एक्ट. It is mandated to assign a 12-digit unique identification number to all the residents of India. It come under the Ministry of Electronic and Information Technology. UIDAI जो था इसको फाउंड किया गया था 2009 में, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना 2016 में आधार एक्ट के अंतर्गत। ये मैंडेट किया गया कि असाइन किया जाए 12 डिजिट्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार सारे रेसिडेंट को भारत के। ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो हम जानेंगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के बारे में 2022 का। हैदराबाद सिटी हैज ओवरऑल वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ at the International Association of Horticulture Producer 2022 World Green City Award which was organized in Jeju, South Korea। तो ये किस सिटी को दिया गया इस अवार्ड को और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैदराबाद सिटी जो है उसने जीता है ओवरऑल वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का, जो कैटेगरी था लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2002 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था जेजू, साउथ कोरिया पे। तो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जेजू में, साउथ कोरिया के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT। तो हम जानेंगे डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में। गवर्नमेंट हैज फॉर्म 3 एक्सक्लूसिव बेंचेस एट डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल इन चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली टू गेट मोर फोकस ऑन हाई वैल्यू केसेस। तो ये जो ट्राइब्यूनल है कहां पे बनाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 3 एक्सक्लूसिव बेंचेस को डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का, कहां के लिए? चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के लिए, ताकि और ज्यादा फोकस हो सके हाई वैल्यू केसेस के ऊपर। हाई वैल्यू केसेस आर दोज विद एन अमाउंट मोर देन ₹100 crore. They constitute just 1% of cases but have nearly 80% of claim value. जो हाई वैल्यू केसेस होते हैं वो वैसे होते हैं जिसका अमाउंट मोर देन ₹100 crore का होता है। ये कंस्टिट्यूट करता है सिर्फ 1% केसेस को, लेकिन नियरली 80% क्लेम का वैल्यू जो होता है वो इन्हीं का होता है। नीड फॉर एक्सक्लूसिव बेंचेस, क्यों आवश्यकता पड़ी एक्सक्लूसिव बेंचेस की? पार्टनरशिप और फैमिली फर्म आर नॉट टायर्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इट डील ओनली विद कंपनी एट नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जो पार्टनरशिप या फैमिली फर्म होता है उनको नहीं टाइट किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। ये डील करता है सिर्फ कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के माध्यम से। हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा है। 2 लाख करोड़ जो है वो पेंडिंग है डीआरटी के पास रिजोल्यूशन के लिए। At present, there are 39 DRT and 5 appellate tribunals that work under the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993. It also hear cases under Sarfazi Act 2002. अभी प्रेजेंटली क्या है? 39 DRT है और 5 appellate ट्राइब्यूनल है जो कि काम कर रहे हैं रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंतर्गत। ये हियर करते हैं जो केसेस है सरफासी एक्ट 2002 के अंतर्गत। न्यूज रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल, जो न्यूज है रिलेटेड ट्राइब्यूनल को लेकर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल रिपोर्ट हैज वार्न्ड ऑफ रैम्पेंट माइनिंग इन अरावली हिल। Mining in the region was banned by Supreme Court in 2009 to restore the ecological value of the hill. जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT, उन्होंने रिपोर्ट
उनका जो रिपोर्ट है उसमें वार्न किया गया है कि बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहा है अरावली हिल पे। माइनिंग जो था इस रीजन में उसको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2009 में ही, ताकि रिस्टोर किया जा सके इकोलॉजिकल वैल्यू को इस हिल का। उसके बावजूद ऐसा सुनने को आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Fifth Assembly of International Solar Alliance has been inaugurated in India. India was re-elected to the office of President of the International Solar Alliance Assembly with the government of France as co-president. जो पांचवा असेंबली था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसको इनोग्रेट किया गया भारत के द्वारा। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के पोस्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है वो को प्रेसिडेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ISA approved solar facility to attract private capital flow into the underserved market in Africa using solar payment guarantee fund and solar insurance fund. जो ISA है ये अप्रूव करता है सोलर फैसिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कैपिटल फ्लो को अंडरसर्व मार्केट में अफ्रीका के यूज करते हुए सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड का। This year, the ISA Assembly will deliberate on 3 critical issues: energy access, energy security and energy transition. इस साल जो ISA असेंबली है वो फोकस कर रहा है 3 क्रिटिकल इश्यू के ऊपर। कौन कौन सा? एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन। ISA के बारे में हम जान लें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इन 2015 with 110 member and signatory country. ISA is the first such intergovernmental organization to be headquartered in India. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसमें 110 मेंबर और सिग्नेटरी कंट्री है। ISA जो था पहला इस टाइप का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया पे है। असेंबली इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ISA वेयर ईच मेंबर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड। और ये जो असेंबली है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ISA का, जहां पे हर एक मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीट एनुअली एट द मिनिस्ट्रियल लेवल एट द ISA सीट, और ये मीट करता है हर एक साल मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग के दौरान ISA सीट के। Its mission is to unlock $1 trillion of investment in solar by 2030 and reduce the cost of technology and its financing. इसका मकसद है कि अनलॉक किया जाए $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट को सोलर के फील्ड में 2030 तक, और रिड्यूस किया जाए जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसको फाइनेंस को लेकर जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अंडर ISA, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत: वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन स्कीम ट्रेनिंग के लिए। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि ISA के अंतर्गत आता है। ये आप देख सकते हैं मेन एम्स जो है ISA का: रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस लार्जर ग्लोबल मार्केट, यानी कम किया जाए जो फाइनेंशियल रिस्क है लार्जर ग्लोबल मार्केट के लिए। इंकरेजिंग कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, इंकरेज करना है कॉपरेशन को टेक्नोलॉजी के फील्ड पे। इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस, जो एनर्जी का एक्सेस है उसको बढ़ाना है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्ड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जिराफ। जानेंगे हम जिराफ के बारे में। Giraffe brought to India by British may belong to endangered species. A genetic distance analysis of the giraffe in Alipore showed that they were most closely related to Numbian और Rose's giraffe. जो जिराफ जिसको लाया गया भारत में ब्रिटिश से, वो बिलोंग करता है इंडेंजर कैटेगरी को। जो जेनेटिक डिस्टेंस एनालिसिस है जिराफ का एलिपोर का, ये दिखलाता है कि ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है नुबियन या रोथशाइल्ड जिराफ से। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। About 150 years ago, British colonialists brought batches of single species of the modern giraffe to India from the northern continental possession in Africa. 150 years ago क्या हुआ था? ब्रिटिश के जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने लाया था बैच को सिंगल स्पीसीज का नॉर्थन जिराफ का भारत में अदर कॉलोनियल पोसेशन को लेकर अफ्रीका पे। दिस नाउ कंप्राइज ए कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ 29 इंडिविजुअल ऑफ नॉर्थन जिराफ अक्रॉस द कंट्री। अब जो है ये कंप्राइज करते हैं कैप्टिव पॉपुलेशन को 29 इंडिविजुअल नॉर्थन जिराफ का पूरे कंट्री पे। क्या प्रोटोकॉल है इनको मैनेज करने के लिए? दे आर एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट वाज इंपॉर्टेंट इन टू इंडिया। प्रोटोकॉल टू मैनेज द पॉपुलेशन वेल डिफरेंटली व्हेन कंपेयर टू एनिमल दैट आर नेटिव टू कंट्री। ये एक्सोटिक स्पीसीज है, ये इनको इंपोर्ट किया गया था भारत में। प्रोटोकॉल जो है मैनेज करने के लिए इनके पॉपुलेशन को वो डिफरेंट है अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे एनिमल से जो कि नेटिव है कंट्री के, क्योंकि इसको इंपोर्ट किया गया था। जिराफ आर फाउंड इन द वाइल्ड ओनली इन सब सहारन अफ्रीका। जो जिराफ है ये पाए जाते हैं वाइल्ड में सिर्फ सब सहारन अफ्रीका एरिया में। नुबियन जिराफ के बारे में पहले हम जान ले। इट इज द नॉमिनेट सब स्पीसीज ऑफ जिराफ। जो नुबियन जिराफ है ये नॉमिनेट सब स्पीसीज है जिराफ का। इसका हैबिटेट कहाँ पे है? ये पाया जाता है इथोपिया, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान और सूडान में। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें, the subspecies was listed in critically endangered by IUCN in 2018 for the first time due to 95% decline in the past 3 decades. ये जो सब स्पीसीज है इसको लिस्ट किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में IUCN का रेड लिस्ट में 2018 में, क्योंकि पहली बार 95% डिक्लाइन देखा गया इनके पॉपुलेशन में पास्ट 3 डिकेड में। जो आपका दूसरा था रोथशाइल्ड जिराफ,
It is also known as Baringo giraffe from the fact that it is seen in the wild around the area of Kenya close to Lake Baringo. जो रॉथसाइल जिराफ है इसको बेरिंगो जिराफ के नाम से भी हम जानते हैं इस फैक्ट के कारण कि वाइल्ड में ये जो जिराफ है वो पाए जाते हैं केन्या के लेक बेरिंगो के क्लोज में। इस कारण हैबिटेट की अगर हम इसकी बात करें तो डेजर्ट और सवाना प्लेन्स एरिया जो है आपका अफ्रीका का, मेनली ईस्टर्न युगांडा और वेस्टर्न केन्या में ये पाए जाते हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है। जिराफ क्या है? तो जिराफ रूमिनेट मीनिंग देयर स्टोमक हैज मल्टीपल चैम्बर। इफ दे आर नॉट एक्टिवली ईटिंग दे आर प्रोबेबली च्यूइंग देयर क्यूड। जिराफ जो है वो रूमिनेंट होता है, इसका मतलब है कि उनका स्टोमक में मल्टीपल चैम्बर है। अगर वो एक्टिवली ईटिंग नहीं करेंगे तो वो प्रोबेबली च्यू करेंगे अपने कड को। अ ग्रुप ऑफ हर्ड ऑफ जिराफ इज कॉल्ड अ टावर। जो ग्रुप या हर्ड होता है जिराफ का उसको टावर कहा जाता है। जिराफ आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन सवाना वुडलैंड हैबिटेट एंड रेंज वाइडली थ्रू आउट अफ्रीका। जो जिराफ है वो ज्यादातर पाए जाते हैं सवाना वुडलैंड हैबिटेट में और ये वाइडली पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेजिंग एनिमल की टू लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी IISC स्टडी। जो ग्रेजिंग एनिमल है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी के लिए, ये IISC के स्टडी में कहा गया है। तो हम जानेंगे इसके बारे में, फिर की हाईलाइट जो स्टडी का था इसको भी समझेंगे। A study carried out by researcher has revealed that grazing animal hold the key to long-term soil carbon stability। जो एक स्टडी कैरी किया गया था रिसर्चर के द्वारा, इसमें पाया गया है कि जो ग्रेजिंग एनिमल है वो काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी के लिए। की हाईलाइट क्या है इस स्टडी का? Large mammalian herbivores like yak and ibex play a crucial role in stabilizing the pool of soil carbon in grazing ecosystem such as Spiti region in Himalaya। जो लार्ज मेमेलियन हर्बीवोर्स है जैसे कि याक हो गया, आइबेक्स हो गया, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है स्टेबलाइज करने में सॉइल कार्बन को ग्रेजिंग इकोसिस्टम पे स्पीटी रीजन में हिमालय के लिए। फ्रॉम 1 year to the next, soil carbon was found in fluctuate 30 to 40% more in fence plot where animal were absent compared to the graze plot where it remained more stable each year। 1 year से नेक्स्ट ईयर तक जो सॉइल कार्बन है जो कि पाया जाता है वो फ्लक्चुएट करता है 30 से 40% अधिक फेंस प्लॉट पे, जबकि एनिमल जहां पे एब्सेंट है वहां पे अगर हम इसको कंपेयर करें जो ग्रेज प्लॉट है जहां पे ये ग्रेज करता है वहां पे ये स्टेबल होता है हर एक साल। मतलब अगर अनग्रेजिंग फील्ड है तो वहां पे 30 से 40% अधिक आपको कार्बन पाया जाएगा। A key factor underlying this fluctuation was नाइट्रोजन। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अंडरलाई कर रहा है इस फ्लक्चुएशन को वो नाइट्रोजन है। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन नाइट्रोजन कैन आइदर स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज द कार्बन पूल। डिपेंड करते हुए सॉइल के कंडीशन को नाइट्रोजन जो है वो आइदर स्टेबलाइज करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा इसके कार्बन पूल को। ग्रेजिंग बाय herbivores however change their interaction in ways that tip the balance in favor of carbon। जो ग्रेज किया जा रहा है हार्बीवोर्स के द्वारा वो चेंज करता है इसके इंट्रैक्शन को जो कि बैलेंस करता है फेवर में कार्बन के। सॉइल कंटेन मोर कार्बन देन ऑल प्लांट एंड एटमॉस्फेयर कंबाइंड। सॉइल में अधिक कार्बन है सारे प्लांट और एटमॉस्फेयर को अगर हम कंबाइन करें उससे अधिक। When plant and animal die, the dead organic matter remain in the soil for long duration before microbes break it down and release carbon into the atmosphere as carbon dioxide। जब प्लांट या एनिमल डाई करता है तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल पे ही रहता है लंबे ड्यूरेशन के लिए। जब माइक्रोब्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर पे ब्रेक करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रेजिंग इकोसिस्टम मेक अप अबाउट 40% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। और जो ग्रेजिंग इकोसिस्टम है वो बनाता है 40% अर्थ के लैंड सरफेस को। A soil pool is a reliable sink for trapping carbon. Maintaining stable level of carbon in the soil is therefore key to offsetting the effect of climate change। जो सॉइल पूल है ये आपका रिलायबल सिंक है ट्रैप करने के लिए कार्बन को, मेंटेन करते हुए स्टेबल लेवल को कार्बन का सॉइल पे। ये की है ऑफसेट करने के लिए जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको कम करने के लिए काफी जरूरी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.